वेल गाइस, एपिसोड 4 की शुरुआत हमें मिसेस हार्ट की डेथ से दिखाई जाती है। यानी कि प्रीवियस एपिसोड में जो हमने देखा था वो सच है, यानी कि सच में मिसेस हार्ट की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग मिलकर उनके लिए ग्रेव डिग करते हैं। जिसके बाद सभी लोग जब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं मिसेस हार्ट की डेथ के लिए, तो वही टीम पहुंच उन सभी को शांत करता है और कहता है कि ये मिस्टेक किसी एक पर्सन का नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप का है, क्योंकि हम लोगों ने ही ग्रुप में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से वो सभी शांत हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि अब जबकि उन लोगों के पास ग्रीन विच नहीं है, तो वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ग्रीन विच को समन करना चाहिए, जो आइडिया और किसी का नहीं बल्कि एगाथा का होता है। और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग 3 की स्पेल बुक की मदद से ग्रीन विच को वो लोग समन करना स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते उन लोगों के सामने जमीन के नीचे से एक ग्रीन विच तो निकल आती है, जो सभी लोगों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन एगाथा के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ग्रीन विच और कोई नहीं बल्कि रियो है। जिससे एगाथा काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और सारे ग्रुप रियो से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि रियो बातचीत में इतनी अच्छी नहीं, जिस वजह से सभी लोग डगर पर चलना शुरू करते हैं। और चलते चलते उन लोगों की नजर एक कैबिन पर पड़ती है, जिसे देखकर एलिस सभी लोगों को मना करती है कि उन लोगों को उस कैबिन के अंदर नहीं जाना चाहिए। पर जो रोड है ये क्लियरली स्टेट कर रहा है कि उनके आगे जाने की जर्नी इस कैबिन को पार कर ही है। और जैसे ही वो लोग कैबिन को एंटर करते हैं, तो डोर पर लगे हुए वैक्सीन मून को देखकर हमें समझ आता है कि उन लोगों का ये फायर ट्रायल है। और अब जबकि वो सभी ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो उन लोगों के फिर से अपेरेंस चेंज हो जाते हैं और उन सभी के लोग 70s के हो जाते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा बढ़ता है रियो और एगाथा की तरफ, जो हमें क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि उन दोनों का पास्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, वो भी इस हिंट के साथ कि वो दोनों रोमांटिकली भी एक साथ रह चुके हैं। और जब वो दोनों अपने मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, वो भी साउंड बूथ में, तो एगाथा ब्रॉडकास्ट स्पीकर शुरू कर देती है, जिस वजह से बाकी विचेस रियो की वो बात सुन पाती है कि एगाथा को उन लोगों से सिर्फ पावर चाहिए और उसे मिलेगी उन विचेस की बॉडी। जिस वजह से सारे कविन्स काफी चढ़ जाते हैं और एगाथा उन सभी के अंदर रियो के लिए एक डाउट पैदा कर देती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही कि उसका अराइवल एगाथा को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब वही हम देख पाते हैं कि टीम पूरे रूम में क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो एक रिकॉर्ड को प्ले कर देता है। पर जो रिकॉर्ड प्ले हुआ है उसकी म्यूजिक काफी ही अजीब है, जो सभी लोगों के कानों को इरिटेट कर रही है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बैकवर्ड में प्ले हो रहा है। लेकिन साथ ही लिलिया उन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उन लोगों का कर्स्ट शुरू हो चुका है। पर उसी के साथ साथ एगाथा उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो उन लोगों के कानों को इरिटेट कर रहा था। और अब जबकि उनका ट्रायल शुरू हो चुका है, तो सभी लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जहाँ हम देख पाते हैं कि एलिस, जिसे पहले काफी भारी लग रहा था, अब उसे काफी हल्का लगना शुरू हो चुका है, जो चीज उसकी समझ नहीं आती। लेकिन देखते ही देखते हम नोटिस कर पाते हैं कि लिलिया धीरे धीरे बर्न हो रही है, जिसे और कोई नहीं बल्कि एलिस रोकने में कामयाब होती है, वो भी उसके आसपास एक मंत्र चक्र बनाते हुए। जिसके बाद ही उन सभी को ये रियलाइज होता है कि ये ट्रायल किसी कर्स को तोड़ने के लिए है, और यही एक ऐसा वे है जिस वजह से वो लोग उस कर्स को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि उन्हें उसे फेस भी करना होगा। जो सुनकर जेन हैरान हो जाती है और हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट बर्निंग सेंसेशन जेन को ही होता है, जिसे भी रियो रोकने में कामयाब होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जेन के शोल्डर पर एक अजीब सा मार्क बन चुका है, जो सेम मार्क लिलिया की बॉडी पर भी है। और उसी के साथ साथ वो सारा ग्रुप विंग्स की आवाजें सुन पाता है, मानो जैसे कोई उड़ रहा हो। और रियो इस बात को कंफर्म करती है कि वो कर्स का फिजिकल फॉर्म है। और उतनी ही देर में एलिस को फुल्ली ये रियलाइज हो जाता है कि ये ट्रायल उसके लिए है, जिस वजह से वो ये सोचने लगती है कि वो कर्स्ट उसकी मॉम का है और उन्होंने उसे वार्न किया था कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। जिसके बाद वो उन सभी को अपने शोल्डर पे बने हुए बर्न मार्क्स को दिखाती है, जो हाल ही में हमने लिलिया और जेन के शोल्डर पर देखा था, जिस वजह से उन्हें समझ आता है कि इस कर्स को एलिस अपनी सारी उम्र कैरी करती आई है, जो ना सिर्फ एलिस का था बल्कि उसके पूर्वजों का भी था, जो अब फिलहाल उसने अपने कवन को पास कर दिया है।
जिससे जेन काफी चिढ़ जाती है, लेकिन एगाथा उन सभी को शांत करती है और साथ ही एलिस को ये बताती है कि वो लोग इस कर्स को उसकी मॉम के गाने से खत्म कर सकते हैं। जिसे गाने से पहले तो एलिस मना करती है, लेकिन जैसे ही वो कर्स जो कि अब फिजिकल फॉर्म में है और उन लोगों को नजर नहीं आ रहा वो टीन पर हमला कर देता है, तो उस वजह से वो एग्री कर जाती है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो सभी विचेस एलिस की मॉम का वो गाना गाना शुरू करती है जो कि विचेस ऑफ रोड है, और वो सभी ना सिर्फ एलिस के उस कर्स को हटाने में कामयाब होते हैं बल्कि उस सॉन्ग को गाते हुए एगाथा को भी बर्निंग सेंसेशन शुरू होती है, जिसे रोकने की कोशिश एलिस करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उस गाने को कंटिन्यू रखती है, जिसे कंटिन्यू रखने के कारण पूरे रूम में आग जलना शुरू हो जाती है। और इसके पहले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही कि उनका फर्स्ट ट्रायल पूरी तरह वाटर से सराउंडेड था, तो अब उनका सेकंड ट्रायल फायर से सराउंडेड है। और जैसे ही पूरा रूम ऑलमोस्ट फायर में कवर हो जाता है, तो एलिस फाइनली कर्स के उस फिजिकल फॉर्म को देख सकती है जो देखने में डेमोनिक है। पर फिर भी वो लोग उस गाने को नहीं रोकते और देखते ही देखते वो कर्स का फिजिकल फॉर्म एलिस के शोल्डर पर आकर बैठ जाता है, जिसे सभी लोग एक फायर के फॉर्म में ही देख पाते हैं। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को रुकने से मना करती है, जिस वजह से ही वो लोग उस ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं। और जैसे ही वो कर्स्ट वेनिश हो जाता है, तो पियानो ओपन होता है और उन लोगों के लिए डगर का रास्ता खुल जाता है। पर वो सभी सेलिब्रेट करे उससे पहले ही टीन बेहोश हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ही कि उसकी टक्कर साउंड बूथ के ग्लास विंडो से हुई थी, जिस वजह से उसे चोट आ चुकी है। जिस वजह से वो सभी लोग वापस से रोड पर आते हैं और हम नोटिस करते हैं कि एगाथा काफी पैनिक हो रही है और जैन को जल्दी उसे ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टीन का भी हाल मिसेस हार्ट जैसा हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जेन टीन के उस जख्म को हील करने में कामयाब होती है, जिसका ध्यान रखने के लिए एगाथा उसके पास बैठती है और उसके उठते ही टीन एगाथा से ये पूछता है कि क्या उसने उस पर वो मोहर लगाई है, लेकिन एगाथा उसे बताती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि जो विच मोहर लगाता है उसे खुद याद नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। पर साथ ही अब उस टीन को ये जानना है कि क्या कभी ये मोहर उस पर से हटेगी या नहीं, जिसके जवाब में एगाथा उसे कहती है कि इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उस पर से तब हट सकती है जब उसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इंसान को जानने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उसका नाम जानना हो, जिस वजह से टीन हैरान है, क्योंकि एगाथा जो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती वो टीन की कर रही है। पर जैसे ही वो एगाथा से उसके बच्चे के बारे में पूछता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था, तो एगाथा उसका जवाब ना देती हुई सीधा वहाँ से निकल बाकी विचेस को ज्वाइन करती है, जो सभी बैठकर अपने बैटल स्कार्स दिखा रहे हैं, जहाँ एगाथा भी उन लोगों को अपने स्कार्स दिखाती है। पर वही बात करे रियो की, तो वो उन लोगों को ये कहती है कि उसके पास भी एक स्कार है, जो स्कार विजिबल तो नहीं, लेकिन उसे वो निशान तब मिला था जब उसने किसी को चाहा था, और उसके लिए उसने वो किया जो उसे करना तो नहीं था, लेकिन वो करना उसका काम था। और तब से ही उसे उस चीज का दुख है और आज तक उस जख्मों से परेशान करता आया है। और ये बात हमें कंफर्म करती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एगाथा है, क्योंकि जैसे ही रियो अपनी कहानी खत्म करती है तो एगाथा वहाँ से उठकर चली जाती है और रियो उसके पास पहुँचती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और जब एगाथा ऑलमोस्ट उसे किस करने वाली होती है, तो रियो उसे कहती है कि वो लड़का उसका बेटा नहीं, जिस वजह से एगाथा उससे दूर होकर वहाँ से चली जाती है। और एपिसोड खत्म होते होते हमें इस बात की तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि टीन एगाथा का बेटा नहीं, यानी कि हम अब ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वो एगाथा का बेटा तो नहीं, लेकिन फिर भी एगाथा ने उससे एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है, जो शायद आगे उसकी वीकनेस या फिर उसके लिए फायदेमंद हो।